नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ब्रिजेश तिवारी। आज सियासत की बात में बात होगी यूपी की सियासत की, क्योंकि यूपी में एक बार फिर सियासी जो रण है वो बिछ चुका है, यानी सियासी रण जारी है। इस बार सियासी रण विधानसभा चुनाव 2022 के बाद आपने देखा लोकसभा उपचुनाव के लिए सियासी रण हुआ। एक बार फिर सियासी रण उपचुनाव को लेकर है, जिसमें लोकसभा चुनाव मैनपुरी है, रामपुर उपचुनाव है और खतौली विधानसभा उपचुनाव है। इन सभी उपचुनाव पे हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है कि इस बार सियासी रण कौन विजयी होगा और इस बार जो जनता है वो मतदान से पहले उनका अहम मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दों पे वो इस बार वोट करेंगे और क्या उनके लिए प्रमुख मुद्दा है। क्या समाजवादी पार्टी अपना गढ़ 1996 से जो लगातार जीतते आई है, जो खुद मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, जहां से वो सांसद रहते थे, क्या वो इस बार समाजवादी पार्टी बचा ले जाएगी, या जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये जो मैनपुरी लोकसभा सीट है इस बार यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। रामपुर में आजम खां की विधायकी जाने के बाद जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, क्या वहाँ पे लोकसभा की तरह बीजेपी अपना प्रत्याशी जिता पाएगी या नहीं, इसी सब पे हमारा एक रिपोर्ट आप देखिए। पहले हम बात करते हैं मैनपुरी की। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जो चुनाव हो रहा है, जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव परिवार की से ही है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डिंपल यादव हैं और वहीं बीजेपी का प्रत्याशी रघुराज साख है। तो इस पे क्या रिपोर्ट है, क्या कहती है पब्लिक, चलते हैं एक बार नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखते हैं मैनपुरी से। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुई खाली सीट को लेकर आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने चुनाव प्रचार को जोरों शोरों पर कर रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं कि क्या इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी। 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। रघुराज, नाम ही रघुराज है। आप पीछे चले जाइए त्रेता युग में, नाम रघुराज है। और यही रामराज के लिए तो जो हम लोगों ने सब एक कर दिया है। क्या मुद्दे हैं, क्यों जीत रहेगी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आवाज सकीना को मिला है, सुनील को भी मिला है। शौचालय अगर रामलाल को मिला है तो रफीक को भी मिला है। यहाँ जो है भेदभाव नहीं है, जनता सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, माताओं का सम्मान हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। उसी कड़ी में हम सभी मिलकर एक फूल मैनपुरी के नाम से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और भी लोग मौजूद हैं। क्या मैनपुरी में साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा? कमल खिलेगा सर। क्या कारण है, क्यों खिलेगा? कारण का भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी ये खत्म करनी है, बहनों को इज्जत रखनी है, बहन बेटियों को। गले में गमछा पहने आए हैं आप, टोपी भी लगी है, क्या हाल है? हाल तो बहुत खस्ता है यहाँ का। यहाँ गुंडागर्दी तो बहुत ही चलती है। अब कमल खिलेगा तब फिर वही आएगा रामराज। यहाँ अभी एक ऑडियो भी यार वायरल हुआ था। किसका? ब्रिजेश कटेरिया का, कि तमंचा बंदूक सही से रखो, आगे चुनाव आ रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, जाने ये माता जी, मैनपुरी में चुनाव चल रहे हैं, क्या कमल खिलेगा, क्या साइकिल चलेगी? कमल खिलेगा। क्यों खिलेगा? इसलिए ब्रिजेश विधायक कठेरिया है, अभी तक किसी की परेशानी नहीं सुनी और ना किसी की बात सुनी कि क्या हमारे कठेरिया दुखी है कि सुखी है। हम भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं कठेरिया। कमल खिलेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, चलते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मैनपुरी जो बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, मैनपुरी में बाई इलेक्शन चल रहा है नेताजी निधन बाद में, क्या साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। और कम से कम क्या मुद्दे हैं, क्यों खिलेगा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं और उसका कारण है सबसे ज्यादा बीजेपी कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। मैनपुरी में साइकिल और बस में भारतीय जनता पार्टी दोनों कड़ी मुकाबला है, क्या लगेगा, क्या कहेंगे? बीजेपी जीतेगी। मुद्दे क्या होंगे? क्या मुद्दे यही भ्रष्टाचार, अराजकता और महिलाओं के प्रति जो है गुंडागर्दी, ये सब। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैनपुरी में बाई इलेक्शन चल रहा है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, क्या स्थिति है? यहाँ पर भाजपा जीतेगी फुल बहुमत से। ठीक है, अब यार कोई दिक्कत नहीं है। पहले का जमाना था वो चला गया। जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझ रही है। जनता आजकल सब कुछ सुरक्षित है। आजकल पहले सरकारों में दिन दहाड़े लूट होती थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, सिर्फ जात पात की राजनीति करते थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की, योगी जब सरकार आई है, सब दलित पिछड़ा वर्ग हर आदमी को लेके चलते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं।
मैनपुरी में चुनाव चल रहा है, बहुत इंटरेस्टेड चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी समाज पार्टी के बीच कड़ी मुकाबला है, क्या कहेंगे? 100% भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है हमारे रघुराज सिंह साग जी वो जीतेंगे और समाजवादी पार्टी को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा। मुद्दे क्या लेके जा रहे हैं आप? पिछले 5 साल निकल गए, फिर दोबारा सरकार आ गई आपकी। हमारी सरकार आ गई है। आप सबको पता है कि जिस तरीके से माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए हर वर्ग को जो जन सुविधाएं दी हैं, उसके मद्देनज़र हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिताएंगे। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कभी किसी भी सरकारों ने इतनी गरीबों की चिंता नहीं की जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकाल में चिंता की गई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है और कहा है कि कुछ पुलिस प्रशासन के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होकर वोट करवाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो बिल्कुल अपनी हार से बौखला गए हैं और ऐसा कभी भी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही ईमानदारी और स्पष्टता से चुनाव जीता है और इस बार भी मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी इतिहास दोहराएगी, एक नया इतिहास रचेगी और हमारे प्रत्याशी श्रीमान रघुराज प्रताप सिंह साग जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अभी तो बेचारी हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, मैनपुरी में चुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, क्या कहेंगे? हम भारतीय पार्टी जो है जिंदाबाद रहेगी और वो जीतेगी। इन्होंने सारी सुविधाएं किसान को दी, गल्ला मुफ्त दिया है, गैस सिलेंडर मुफ्त दिए हैं और सारी सुविधाएं दी हैं और ये बार बार जीतेगी। कभी वो समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। इन्होंने हमेशा अत्याचार किया है, इन्हें गुंडागर्दी की है, समझे साहब? मैं यही कहना चाहता हूँ। आइए कुछ और लोग भी हैं, जानेंगे कि मैनपुरी में चुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, कड़ा मुकाबला है, क्या कहेंगे? पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। यहाँ हमारे रघुराज सिंह साग जी आ चुके हैं और ऐसे मजबूत प्रत्याशी हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो भी विकास का काम है वो आज दिन तक किसी भी सरकार नहीं किया है। दलित दबे कुचलों से लेकर हर वक्त को साथ दे रही है और गरीबों का विशेष ध्यान रखा है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर व्यक्ति आम आदमी गुंडों पर लगाम है। आज गुंडे बिल्कुल बाहर चले गए, यूपी छोड़ के चले गए। गरीब आदमी रात में दिन में चाहे कहीं भी घूमे, मोटरसाइकिल घूमे, हमारी बहन बेटी कहीं भी चली जाए, स्कूल जाए, दिन में जाए, रात में जाए, कहीं भी जाए, किसी तरीके की आम आदमी को टेंशन नहीं है। इसलिए हम सभी लोग एक साथ जुट होकर के माननीय मोदी जी के साथ खड़े थे और आज भी हमने मन बना लिया है मैनपुरी की इस सीट को अब की बार बदलने का काम करेंगे और गुंडा राज तो खत्म हो ही चुका है। हमारे साथ कोई और लोग भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी कहती है मुलायम सिंह का मैनपुरी गढ़ था, वो गढ़ बना रहेगा क्या? नहीं बने रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अरे वो परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी कहाँ? समाज को देखने वाली, समाज की बात सुनने वाली, समाज की दुख दर्द सुनने वाली पार्टी को समाजवादी कहते हैं। वो परिवारवादी पार्टी है। इसलिए मतलब जो है अब की जो है माननीय जो ये सांसद जी बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, रघुराज सिंह साग जी बनेंगे। हमारे साथ एक कुछ और युवा हैं, इनसे जानेंगे। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहती है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी आमने सामने है, क्या स्थिति है? इस बार तो मुश्किल है बन पाए सपा साल्टी, क्योंकि उन्होंने अपने घर से ही खड़े करते हैं। हर समय अपने घर पे खड़े करते हैं, कोई दूसरा कोई खड़ा ही नहीं होता है। कई नीची जात को खड़े करते हैं, कई कठेरिया को समाज करते हैं या कोई भी अल्प जात खड़े कर देते, या अपने परिवार को क्यों खड़े करते हैं? कन्नौज से वो भी परिवार को खड़े करते हैं, मैनपुरी की तो भी खड़ा करते हैं, जसवंत नगर को तो भी खड़ा करते हैं। ऐसा क्या है कि अपने परिवार को ही खड़े करते हैं? कोई अन्य जात कोई है ही नहीं क्या? अपने परिवार को ही खड़े करते हैं। इसलिए बदलाव है आज, ये बदलाव हमेशा होगा। अब की बार मोदी जी आएंगे मैनपुरी जिला में। कई लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर लोगों का कहना है कि इस बार परिवर्तन करके दिखाएंगे। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। 5 तारीख के वोट पड़ेंगे, उसके बाद 8 तारीख की जब मतगणना खुलेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि किस पाले गेंद जाती है। नदीम सिद्दीकी, TV9 भारतवर्ष, मैनपुरी। आपने मैनपुरी से नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देख ली। अब बात करते हैं मैनपुरी के सबसे बड़े विधानसभा जसवंत नगर की। जसवंत नगर की बात इसलिए क्योंकि वहां से खुद शिवपाल सिंह यादव आते हैं, यानी वहां के वो विधायक हैं। और माना जाता है कि जसवंत नगर में जो पब्लिक है वो बस शिवपाल सिंह यादव को जानती है, यानी शिवपाल सिंह यादव के नाम पे वोट करती है। विधानसभा चुनाव में सपा
और प्रसपा एक साथ थी, यानी अखिलेश और शिवपाल ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बाद शिवपाल और अखिलेश में कुछ ठीक नहीं था, चाहे विधानसभा में सीट को लेकर हुआ या फिर नेताजी के निधन में जो भी बयानबाजी का दौर चला। लेकिन ठीक उपचुनाव के पहले अखिलेश की तरफ से कहा गया कि चाचा भतीजे यानी शिवपाल अखिलेश में सब ठीक है। फिर शिवपाल और अखिलेश की मुलाकात हुई और शिवपाल सपा के कैंडिडेट यानी डिंपल यादव के चुनाव प्रचार के लिए मान गए। लेकिन जसवंत नगर की पब्लिक क्या कहती है, एक बार हम अजय बाथम की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, TV9 में आपका स्वागत है। मैं अजय बाथम। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा के चुनाव पर। मैनपुरी सीट से उपचुनाव हो रहा है और इस समय हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है? आशीष पटेल, विकासशील समाजवादी पार्टी प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग। अच्छा, चाचा भतीजे एक हो गए हैं और मैनपुरी की सीट पर सभी की प्रतिष्ठा लगी हुई है, तो क्या लगता है सपा उम्मीदवार जो डिंपल यादव हैं कितनी मजबूत हुई चाचा भतीजे एक होने के बाद? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के मिलन ने इस सीट पर बूस्टर का काम किया है। जिस प्रकार एक मनोबल से बढ़ा हुआ सिपाही लंबी से लंबी युद्ध रेखा को पार कर जाता है और मनोबल से डाउन हुआ सिपाही कितना भी ताकतवर हो पीछे रह जाता है, उस प्रकार से ये सीट प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव जी जीतने जा रही हैं। और जहाँ तक हार जीत का बात है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर प्रकार से येन केन प्रक्रिया सत्ता का दुरुपयोग कर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आज ही ज्वलंत है कि उन्होंने एक वर्ग विशेष से जुड़े हुए कुछ थानाध्यक्षों को लंबी छुट्टी पर भेजकर अपने मनचाहे थानाध्यक्षों को पोस्टिंग देने का कार्य किया है, जिससे जसवंत नगर विधानसभा में जो पोलिंग स्टेशंस हैं जहां से जो है समाजवादी पार्टी एक तरफा लीड करने जा रही है उनको डिस्टर्ब करें। सरकारी आतंक द्वारा ये समाजवादी पार्टी को मनोबल डाउन करना चाहते हैं, लेकिन इनका कोई दांव इस लोकसभा में चलने वाला नहीं है। आदरणीय डिंपल यादव जी का आपको आशीर्वाद पूरी मैनपुरी लोकसभा का है। साथ ही जसवंत नगर विधानसभा इतिहास रचने जा रही है। कम से कम 1 लाख वोटों से आदरणीय डिंपल यादव जी यहाँ से चुनाव जीतें। तो इन्होंने बताया कि डिंपल यादव 1 लाख वोटों से जसवंत नगर से जीत के जाएंगी। और अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। हाँ, मोइन अंसारी, पूर्व सभासद समाजवादी पार्टी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैनपुरी का उपचुनाव जो है उसमें डिंपल जी आदरणीय शिवपाल सिंह जी के आने के बाद बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगी, ये निश्चित है। ये भी तय है कि भाजपा के लोग एन कैन हमको हराने की कोशिश करेंगे और वो लगे हुए हैं। उन्होंने काफ़ी स्टाफ को चेंज किया है, कुछ लोगों को यहाँ बुला लिया है। बहुत बड़ी भीड़ से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यहाँ आ चुकी है, लेकिन सबके बावजूद हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अगर देखा जाए तो अगर समाजवादी पार्टी और प्रसपा एक ना होती तो क्या स्थिति होती सपा उम्मीदवार की? नहीं, हम चुनाव जीते लेकिन वो कंडीशन नहीं होती जो अब हो गई। अब प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वैसे हम जीतते, लेकिन आदरणीय शिवपाल सिंह जी के आने के बाद हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे। जो मुलायम सिंह यादव जो चुनाव जीते थे पिछले बार के अपेक्षा इस बार काफ़ी कम वोट रहे थे, क्योंकि महज पिछली बार जो जीते थे तो 1 लाख से ऊपर जीत हुई। अब की बार 1 लाख से नीचे 94,000 कुछ वोटों से ही महज जीत पाए थे और ग्राफ गिरता जरा आ रहा। क्या लगता है इस बार ग्राफ घटेगा या बढ़ेगा? नहीं, ग्राफ बढ़ेगा। कारण ये था कि आदरणीय नेताजी वो अस्वस्थ थे और वो ज़्यादातर लोगों से मिल नहीं पाए थे, तो वो इसलिए इस कंडीशन में रहा था वो। और चूँकि आम चुनाव था, ज़्यादा कार्यकर्ता भी हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन इस बार सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और ये रिकॉर्ड टूटेगा नेताजी का। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। इस समय बीजेपी भी अपना पूरा दमखम लगाए हुए है, समाजवादी पार्टी की भी प्रतिष्ठा लगी हुई है और बीजेपी कहीं ना कहीं हर दांव ऐसा खेल रही है, तमाम अपने नेता मंत्री वगैरह को यहाँ पर मैनपुरी की सीट जीतने के लिए ला रही है। क्या लगता है ऐसे में समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने टिक पाएगी? क्या लगता है? बीजेपी कामिल कुरैशी प्रसपा बीजेपी समाजवादी पार्टी के सामने अब टिक नहीं पाएगी। अभी तक जो बिखराव था
वो अब एक हो गए हैं और अब उनके ऊपर उनके पिता समान शिवपाल सिंह का आशीर्वाद है बहू बेटे पे, और इतनी लंबी जीत होगी कि आदमी सोच नहीं पाएगा। यहाँ चुनाव जात पात का नहीं है, मैनपुरी चुनाव लोकसभा जात पात का नहीं है, ये नेताजी के ऊपर चुनाव है। इसमें लाखों के हिसाब से जीत होगी। हो सकता है कि नेताजी का भी रिकॉर्ड टूट जाए। बीजेपी बराबर कह रही है कि हम यादव समाज पे भी सेंध लगा रहे, मुस्लिम समाज पे भी सेंध लगा रहे, तमाम हमारे साथ हर समाज का लोग है, और भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ यादव समाज और मुस्लिम समाज ही है, और जिसमें भी हमने सेंधमारी कर ली है। क्या लगता है? यहाँ जात पात का है नहीं चुनाव, यहाँ जात पात का चुनाव नहीं है। ऐसे तो मुस्लिम यादव 6 लाख के करीब है लगभग, तो भी वो जीत जाएंगे। इन्हें सारी जात के वोट मिल रहे। हमने कई क्लिपें देखी यूट्यूब पे कि लोग भाई जी कह रहे हैं भाजपा का वोट किस कारण दें, कौन सी गली बना दी, कौन सा फुटपाथ बना दिया, क्या विकास कर दिया। लोगों का कहना ये है कि 50 लाख का काम एक गिना दो कि अब मैनपुरी ज़िले में 50 लाख का फला काम भाजपा द्वारा हो गया। ये लोगों की सोचें हैं, लोग वहाँ कह रहे हैं। तो वोट किस आधार पर मांग रहे हैं? भाई मंत्री या संतरी पहुँच रहे कि वो वोट डाल देंगे वहाँ, जनता तो मैनपुरी की डालेगी। वो सब शिवपाल सिंह की, अखिलेश जी की, नेताजी की चाहती है जनता, उनको मानती है, उनसे प्यार करती है। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं सीधे तौर पे। क्या नाम है सर आप? आलोक दीक्षित। समाजवादी पार्टी और प्रसपा इस समय एक हो गई है, कितनी मजबूत है? और भारतीय जनता पार्टी भी बराबर कह रही है कि मैनपुरी में इस बार हम कमल खिलाएंगे, क्योंकि वो कई जगह जो चुनाव हुए और जहां सपा की सीटें थी वहां भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। ऐसे में काफ़ी कड़ी चुनौती है। क्या लगता है? क्या यहाँ पर जसवंत नगर और मैनपुरी लोकसभा में एक तरफा समाजवादी पार्टी की जीत होने जा रही है। शिवपाल सिंह यादव के आने के बाद उसमें और मजबूती मिलेगी। भाजपा तो अपनी हार मान चुकी है, उनको प्रत्याशी नहीं ढूंढने से मिला। एक जो प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के ही थे उनको ही लाया गया है, उनको बलि का बकरा बनाया गया है। उनको उनकी बिरादरी के लोग ही वोट नहीं दे रहे हैं। कल ही मैं एक जगह देख रहा था, उन्होंने कहा वो भाजपा की नीतियाँ गिना रहे थे और जनता पीछे से चिल्ला रही थी, गाय हमारे खेतों को चल रही हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। मतलब वो उनका खुद विरोध हो रहा है। वो अपने क्षेत्र में, वो अपने गांव में नहीं जीत पा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपने गांव में नहीं जीत पा रहे, गांव में हारने की स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी ने तो वहाँ पर अपनी हार मान ली है। अब प्रशासन के द्वारा, जोड़ तोड़ के द्वारा वो कितना कर सकते हैं, पर हम इतनी लीड लेके जाएंगे कि यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो क्या रहेगा? ये हमारे साथ एक और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह कुशवाहा। अच्छा कुशवाहा जी, ये बताइए, आप कुशवाहा हैं और भाजपा के उम्मीदवार हैं रघुराज सिंह साहब के। क्या रहेगा इस बार आपके जाति का समीकरण, किस तरीके, कहाँ जाएंगे वो? अब जाति समीकरण से देखा जाए तो यहाँ लोकसभा चुनाव भी सांसद जी ने चुनाव लड़ा है और विधायक भी बने यहाँ से, तो जाति के आधार पर तो समीकरण ठीक रहे हैं उनके। आप देखना ये है कि कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है वहाँ। क्या लगता है, आप समाजवादी पार्टी और प्रसपा एक हो गए, और अगर एक ना होते तो क्या स्थिति होती है? नहीं, खैर कहीं ना कहीं देखो वजन तो बढ़ा है, चचा भतीजे दोनों ही लोग अब एक हो गए हैं तो ताकत तो बढ़ी है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से ताकत लगाए हुए है। काफ़ी मात्रा में मंत्री जी आए हुए हैं, मंत्री लोग भी आए हैं, विधायक भी लगे हैं, पूरा ताकत लगाए हैं। अब ये देखना है कि जनता किस को वोट करती है, किस सपोर्ट करती है, नतीजे अच्छे आने चाहिए। कौन जीतेगा? अब ये तो भाई वहाँ की जनता ही जान सकती है। हाँ, तो हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा अवनीश त्रिपाठी जी। मैनपुरी उपचुनाव में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से चाचा भतीजे एक हो गए हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल है ये चुनाव और कितना आसान है? क्या कहते? बिल्कुल, जब से ये शिवपाल जी मिले हुए हैं इनसे, तब से समीकरण बदला है, काफ़ी बदला है। और हकीकत ये है, देखो मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, ना पदाधिकारी हूँ, ना किसी से, स्वच्छंद हूँ और अलग हूँ। तो हकीकत ये, जो अभी जैसे हमारे एक नेताजी कह रहे थे कि किस काम पे वोट होगा, मैनपुरी का चुनाव ना ही विकास पे लड़ा जाएगा, ना ही काम पर होगा,
कोई भी इस तरीके का मुद्दा नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल एक मुद्दा है। आप वो देखिए, वो भी अपने कोई ना काम गिना रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं, विकास की कोई बात नहीं की जा रही है। केवल वो नेताजी की याद में, नेताजी की स्मृति पर उनकी जो अस्मिता है उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। और काम की बात करेंगे, अगर लोगों को इस समय देखना है मैनपुरी में भविष्य क्या है, राजनीतिक भविष्य क्या है, जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनका भविष्य कैसा है, उन्हें कहाँ पर अपना फ़ायदा दिखेगा। सीधी बात कहता हूँ, फ़ायदा कहाँ दिखेगा। रही बात भाजपा के प्रत्याशी की, वो भी हकीकत ये है, कोई भी देश की और उसकी बात नहीं करता, प्रदेश की। वो भी सिर्फ इस वजह से भाजपा में आए क्योंकि उन्हें अपना भविष्य भाजपा में दिख रहा था। यहाँ से उनको टिकट भी मिला, भाजपा ने भी उन्हें निराश नहीं किया। अब रही बात जो जातीय समीकरण, निश्चित तौर पर शाक्य वोट भी काफ़ी मात्रा में वहाँ पर है। यादव वोट में निश्चित ये करना है यादव समाज को कि यादव जात में देखो, जो नॉर्मल इंसान है वो नेताजी के नाम पर वोट देगा। जो थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी इस सेंस में कह सकते हैं कि अपना फ़ायदा नुकसान जो देखता है, उसको ये देखना है कि उसको केवल इस सीट से फ़ायदा मिलेगा या प्रदेश में योगी सरकार है वहाँ से उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कई ऐसे हैं बुलडोज़र चलने का जो डर लोगों में है। तो असली बात तो ये है, जो भी थोड़ा सा भी सोचेगा कि यार सपा जीतेगी, अगर मतलब ये जीतते हैं तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या भाजपा जीतने में फ़ायदा मिलेगा, यादव में भी वोट कटेगा क्योंकि रघुराज साहब भी इनकी तरफ रह चुके हैं। काफ़ी उनका भी अंदरूनी मेलजोल रहा है उन नेताओं से। तो देखो, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं होगा, कैसी सरकार चला रहे हैं, मतलब कैसे वो रहेंगे। और सीधी सी बात है, सांसद जो बनेंगी डिम्पल जी, तो वो भी कोई आम पब्लिक में रहने वाली नहीं है। सबको पता है कि अगर उनसे मिलना होगा तो इतना आसान नहीं होगा। ये रघुराज साहब का वैलिड पॉइंट है जो उन्होंने बात सबसे पहले रखी कि अब आपको 2 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रघुराज साहब के फील्ड में घूमने वाले इंसान हैं, आम आदमी से नेता बने, सांसद बने, विधायक बने। तो यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे जो लग रही है वो सिर्फ ये है कि जनता ये देखेगी कि जो विधायक जो हम चुन के आ रहे हैं वहाँ से उन तक पहुँच कैसी रहेगी, हमारा इस पार्टी में भविष्य कैसा रहेगा। जनता भी ये देखेगी हमारे काम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बस ये मुद्दा रहेगा। विकास कोई बात नहीं है। जातीय समीकरण एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जातियों में भी जो फिक्स वोट है मायावती की तरफ से कोई नहीं है। वो वोट मायावती जी का आदेश आता है या जो भी है वो कहाँ जाता है, वो इससे भाजपा को फ़ायदा मिलता है। क्या मायावती का जो वोटर है ये समीकरण बिगाड़ेगा समाजवादी के लिए भी या भाजपा के लिए, किधर जाएगा? निश्चित तौर पे ये मैटर करेगा। हालांकि सपा वाले कभी जब वहाँ पे फूलपुर शायद कहाँ पे चुनाव हुए थे तो वहाँ पे भी ये करते, बसपा लड़ती है तो ये कहते हैं कि बसपा भाजपा को जिताने के लिए लड़ती है, नहीं लड़ती है तो भी यही कहते हैं कि बहन जी नहीं लड़ रही जानबूझ के ताकि उनका वोट उधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा मैटर करेगा कि ये दलित वोट किस तरफ जाएगा। यादव वोट अगर पूरा मान लिया जाए इनकी तरफ जाएगा, मुसलमान भी जाएगा निश्चित तौर पे, लेकिन जो शाक्य वोट है इसके अलावा और भी जाति के वोट हैं, क्योंकि भाजपा ने निश्चित तौर पे वोट तो खींचे हैं, दलितों के वोट खींचे हैं, तभी एकदम से प्रचंड बहुमत उनको मिला है। तो वोट तो भाजपा खींच रही है। लड़ाई बहुत काटेगी रहेगी, आप देखना नेक टू नेक लड़ाई होगी। लास्ट टाइम में जो सपा के वोटर हैं वो ही तय करेंगे कि उन्हें सपा को वापस लाना है उसमें सीट पे, या फिर भाजपा में ही उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है। अपना फ़ायदा देखते हैं हर कोई। तो मैनपुरी का चुनाव आखिरी पड़ाव पे आ चुका है। सभी दल अपने अपने जीत हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। क्या कुछ रहे, क्या नाम है? विद्याकांत यादव। विद्याकांत यादव, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिम्पल जी हैं और चाचा के आने के बाद कितनी मजबूत हुई? चाचा के आने के बाद जसवंत नगर में बहुत सारी मजबूती प्राप्त हुई है। आप ऐसे मान के चलिए कि जसवंत नगर से प्रचंड बहुमत मिलेगा, जो चाचा अपना रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी भी तो तमाम दावे कर रही है कि वो मैनपुरी में कमल खिलाएगी, क्या लगता है? नहीं, आपकी बात सही है, वो अपने दावे कर रही हैं, पर महिला प्रत्याशी होने के कारण डिम्पल यादव जी जिस तरह से महिलाओं के बीच में सबसे ज़्यादा आधी आबादी का वोट उन्हें मिलेगा, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। महिलाओं का वोट ही इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो महिलाओं क्या वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ये बात बिल्कुल सही है। क्या स्थिति आएगी वो समय बताएगा। अब बीजेपी भी कभी पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी अपना वहाँ पे कमल खिलाने की पूरी प्रयास कर रही है। तमाम नेता मंत्री, बड़े बड़े नेता दिग्गज इस समय भारतीय जनता पार्टी के मैनपुरी में पैर जमाए हुए हैं। वो भी यह सीट जीतना चाहती है। जिस प्रकार से अन्य
लोकसभा के चुनाव में सीटें जीती हैं, तो वो भी दावे कर रही हैं कि मैनपुरी में भी इस बार हम ही जीतेंगे और सपा के गढ़ में अपनी सेंध मारेंगे और यहाँ से चुनाव जीतेंगे। सैफई से अजय कुमार बाथम, TV9। तो ये तो आपने मैनपुरी से अजय बाथम और नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देख ली। अब चलते हैं रामपुर। रामपुर जो आजम खां के विधायकी जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है, क्या कहती है रामपुर की जनता? क्योंकि हाल ही में उनकी सांसदी जाने के बाद, यानी सांसद पद जब उन्होंने छोड़ा था तब भी उपचुनाव हुए थे और रामपुर में बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। इस बार फिर रामपुर में चुनाव हो रहा है, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो क्या कहती है रामपुर की जनता? एक बार गुलजार की रिपोर्ट रामपुर से देखते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है रामपुर विधानसभा उपचुनाव की चुनावी चौपाल में। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपका दोस्त गुलजार रहमान। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के किले में और हम बात करेंगे किले के मैदान से रामपुर विधानसभा उपचुनाव पर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस है। रामपुर में उपचुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे आप? रामपुर में उपचुनाव चल रहा है, लेकिन लोगों के अंदर दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि चुनाव एक अभी MP का हुआ है दोबारा, अब उसके बाद MLA का हो रहा है। लोगों के अंदर बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है इस चुनाव का, जो है ये चुनाव नहीं होना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पैसे की बर्बादी है, चुनाव नहीं होना चाहिए था। इस वजह से लोग बार बार वोट डाल के जो है दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से आप शहर के अंदर घूम रहे होंगे, सब सन्नाटा है, लोग जो हैं दिलचस्पी नहीं है लोगों को वोट की। मतलब फिर रामपुर जिस तरह से रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या ये वजह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बड़ा नेता यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा है? नहीं, बात ये नहीं है समाजवादी या किसी भी पार्टी का मसला नहीं है। मसला ये है कि चुनाव बार बार, देखिए जो भी ऑडियंस है, जनता है, वो 5 साल में चुनाव का अपना मत प्रयोग करती है, लेकिन साल में 2 बार और 3 बार चुनाव हो जाएंगे तो दिलचस्पी खुद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इससे कारोबार प्रभावित होता है, लोगों का टाइम खर्च होता है। और दूसरी चीज़ ये कि सारा भार जनता पर ही पड़ता है ना, इसका पैसा जितना भी वेस्ट होगा वो जनता का होगा। तो हमारा कहने का मकसद ये है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या कोर्ट हो, तो इस तरीके की दोबारा चुनाव नहीं कराते, इसकी जगह चाहे छोड़ देते, आगे 5 साल बाद चुनाव हो जाता, लेकिन बार बार चुनाव से लोगों में दिलचस्पी नहीं है। बार बार चुनाव से लोगों में दिलचस्पी नहीं है। हमारे साथ एक और, क्या नाम है आपका? नज़ीर कहते हैं मुझे। क्या रामपुर में चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? रामपुर में चुनाव, मैं अपने भाई की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये रामपुर की आज़म खां की परंपरागत सीट का चुनाव है और मेरी नज़र में ये कोई आम चुनाव नहीं है। और लोगों ने हमेशा आज़म खां को अपनी मोहब्बतों के साथ विधानसभा में भेजा है और 50 साल से भेजते चले आ रहे हैं। इस बार बस फ़र्क इतना है कि उनके कैंडिडेट, मैं तो यूँ कहूँगा कि मोहम्मद आज़म खां उर्फ आसिम राजा हैं। तो जिस तरह से मोहम्मद आज़म खान और आसिम राजा हैं, मैनपुरी में भी उपचुनाव हो रहा है और वहाँ पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, बहुत सारे जो है बड़े बड़े नेता वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन रामपुर में सिर्फ आज़म खां हैं। तो क्या कहेंगे आप? रामपुर के लिए आज़म खां ही काफ़ी हैं और वैसे तो ये समाजवादी पार्टी तय करेगी कि यहाँ पर प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव आएंगे या नहीं आएंगे, ये पार्टी का काम है। हम आज़म खां के सपोर्टर हैं और मैं समझता हूँ रामपुर का हर तबका, हर धर्म आज़म खां का सपोर्टर है, क्योंकि आज़म खां के कराए हुए विकास के काम आपको नज़र आते हैं। आप अपने पीछे देखेंगे, ये खंडर था किसी ज़माने में, मॉडल मोंटेसोरी स्कूल, बहुत सारे लोगों ने यहाँ तालीम हासिल की है, मैंने नहीं की है, लेकिन चूँकि बचपन में हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। अब आप देखें इसकी तस्वीर बदल चुकी है। ये तस्वीर किसने बदली? ये आज़म खां ने बदली। गांधी समाधि जाके देखिए आप, गांधी समाधि को विश्व स्तरीय गांधी समाधि बना दिया, मतलब वो हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको दुनिया के नक्शे पर लाने वाले आज़म खां हैं। नक्षत्रशाला देखिए आप जाके, हिंदुस्तान में ऐसी नक्षत्रशाला आपको नहीं मिलेगी। तो आज़म खां का, अब आप दूसरे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, ज़िला अस्पताल देखिए जाके आप। उत्तर प्रदेश सरकार का मैंने अखबार में पढ़ा था कि इसको मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश हो रही है, तो वो इसीलिए तो हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किसने किया? ये मोहम्मद आज़म खां ने किया। तो ये चुनाव मोहम्मद आज़म खां का है और रामपुर के लोग आज़म खां की मोहब्बत में वोट देंगे और आज़म खां को देंगे और विधायक भी वही बनेंगे। मैंने आपसे जैसा जिक्र किया कि मोहम्मद आज़म खां उर्फ आसिम राजा हैं कैंडिडेट।
हमारे साथ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? सुहेल अख्तर। सुहेल साहब, रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? चुनाव ये ज़बरदस्ती का चुनाव हो रहा है। सीट जो जीती हुई थी उनको ज़बरदस्ती हॉट स्पीच के मामले में उनको गेले। हॉट स्पीच तो बहुत से बीजेपी के नेता दे रहे हैं, उनकी सीट पे कोई केस नहीं करा बीजेपी ने, सिर्फ ज़ाती मुखालिफत है उनसे, इस वजह से चुनाव करा रहे हैं कि सीट छीन ली जाएगी। और इंशाल्लाह सीट छीनेगी नहीं, आज़म खां ही जीतेंगे, आसिम राजा तो चेहरा ही, और अच्छे वोटों से जीतेंगे। और शहर में जितने काम हुए हैं उन्हीं की कराए हुए हैं। आज 8 साल हो गए, 10 साल बीजेपी को चलाते हुए सरकार। यूपी में भी सेंटर में उनका ग्रांट तो आज तक लगी नहीं है, कोई सिर्फ वायदे झूठे करे उन्होंने। लोगों को बहला दिया कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं फ्री है, तेल का पैकेट दे रहे हैं, तो हर गवर्नमेंट देती है वो थोड़ी है, वो भी ख़त्म हो गया। अब चावल दे रहे हैं खाली पैसे के, ये थोड़ी है। आकाश सक्सेना है, वो कहते हैं मैं बीजेपी चाहती है कि मैं सीट कब्जा कर लूँ। इंशाल्लाह कब्जा तो होगा नहीं, इंशाल्लाह आजम भाई जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। जिस तरह से नवाब काजिम अली खान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है, तो इससे किस तरह का असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को समर्थन उन्होंने पहले भी दिया था, 3977 कुछ वोट लाए थे। अब उनकी सियासत ख़त्म हो गई, अब वो एक तरफा हो गए हैं, आज़म मुखालिफ ग्रुप बन गए हैं कि आज़म को हराना है। मैं तो उनका ये मकसद थोड़ी है, उनके हाई कमान ने तो मना कर दिया था यहाँ से रामपुर से नहीं लड़े जाएंगे। अब उनकी ज़िद है तो मैं तो आकाश सक्सेना को सपोर्ट करूँगा, आज़म खान को हराऊँगा। मैंने उनका आज इंटरव्यू भी देख रहा था, तो वो कह रहे थे साहब उपचुनाव सवाल टांडा में भी कराऊँगा मैं 3 महीने बाद। तो वो तो इस वक्त सब एक है ग्रुप सारा मुखालिफ। हमारे साथ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाउल नाम है। जियाउल साहब, रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सर इस बार कैंडिडेट पिछली बार वो हार गए थे, उन्हें आसिम राजा को, इस बार भी उन्हें ही उतार दिया। गांव से कोई कैंडिडेट उतारते नहीं है, आज़म खां फिर दोबारा से हारेंगे इस बार। कौन? आसिम खां, आसिम राजा ये दोबारा से हारेंगे। गांव से किसी को लेते नहीं, शहर से अपने घर से ही किसी भी कैंडिडेट को उतार देते हैं। अभी एमपी में हारे हैं इतने बुरे, फिर हारेंगे यहाँ से। क्या वजह है? सर यही है कि घर से किसी को भी खड़ा कर देते हैं, दूसरा कोई नेता आना नहीं चाहिए शहर में। इतनी पब्लिक है गांव में। रामपुर में अहम मुद्दे क्या हैं चुनाव के? सर विकास होना चाहिए, अब रुका पड़ा है, सरकार नहीं है तो समाजवादी की, तो बीजेपी का आना चाहिए, विकास होगा सर। बीजेपी का आएगा विकास? जी जी जी। हमारे साथ और साहब हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद साहब, रामपुर में जो उपचुनाव हो रहा है इसको किस तरह से देखते हैं? साहब हम इस तरह से देखते हैं कि रामपुर के लिए जो आज़म खान ने काम करा दिए हैं और जो हुए में हैं, ये आप लोगों को भी सबको नज़र आ रहे होंगे। और जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कैंडिडेट हैं, वोटर हैं, उन सबको भी नज़र आ रहे होंगे। आज़म खान ने जो काम कराया है ना तो ये कभी करा पाएंगे ना इन्होंने कराया है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने 10 साल में महंगाई को कहाँ पहुँचा दिया। 400 का सिलेंडर 1000 का कर दिया, गरीब की कमर तो वहीं तोड़ दी। आटा 32 रुपये किलो बिक रहा है, कोई पूछने वाला है? घी 200 रुपये किलो बिक, तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है। चुनाव करा दो, आज़म खां को हरा दो, चुनाव करा दो। इन्होंने पिछले 10 साल से योगी जी हैं, इन्होंने क्या किया है? कोई विकास इनकी सरकार है, इतनी बहुमत की सरकार है। ये तो रामपुर से सीट लेना चाहिए, तो रामपुर को दुल्हन बना दी जैसे आज़म खान ने बनाया है, या इसको तोड़ने पे लगे हुए? साहब ये गेट तोड़ दो, पुराना गेट आपने देखा होगा पहले। आज निकल के जाइए, गांधी समाधि पे जाइए, आप स्वार रोड पे जाइए। गांव वालों के लिए, गांव वालों को नहीं कहना चाहिए, मुझे पब्लिक ही है वो जो स्वार से रोड निकला है। कभी गड्ढे होते थे, आदमी अगर चला जाया करता तो पेट में दर्द हो जाया करता था। आज गाड़ी का एक्सीलेटर दबाता सीधा रामपुर आन के रुकता है। किसकी देन है ये सब आज़म खान की देन। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नदीम साहब, रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? इस बार में ज़्यादातर आज़म खान ही बेहतर है। आज़म खान बेहतर, क्या वजह है? आज़म खान ने जो सारा ये काम कराया रामपुर वगैरह में, बहुत अच्छा काम कराया जो भी कराया। वैसे बीजेपी भी सही है, उन्होंने ज़्यादातर गुंडा राज सारा ख़त्म कर दिया इस मामले में। तो इस चुनाव में कौन आना चाहिए? इसमें बीजेपी ही आएगी, बीजेपी का ही चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, और साहब हैं हमारे पास जी, क्या नाम है आपका? नज़ीर साहब, क्या कहेंगे आप चुनाव? देखिए, चुनाव तो ये मान के चलिए कि ये आज़म खां का है। लोग
सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कहते हैं कि भाजपा जीतेगी। अभी आपने उपचुनाव लोकसभा का देखा, उसमें भी रामपुर से आसिम राजा लगभग 15,000 वोटों से जीत कर आए थे। तो इस चीज़ को तो नकारा नहीं जा सकता कभी भी कि रामपुर के लोग और हर तबके के लोग आज़म खान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पिछले चुनाव में भी आज़म खान नहीं थे, आसिम राजा ही थे। अभी मेरे भाई ने एक बात कही कि होगा तो वही, लेकिन होता वो है जो जनता चाहती है। जनता ये चाह रही है कि हम उन्हें जवाब दें कि जो लोग कहते हैं सिर्फ करते कुछ नहीं है। 8 साल सरकार को होगा, क्या सरकार ने यहाँ काम कराया है, इस चीज़ को भी तो नज़र में रखिए ना। किस चीज़ पे वोट मांगेंगे? पूरा क्षेत्र नहीं है। कल भाजपा के प्रत्याशी का रोड शो था, क्या सिर्फ एक ही जगह रोड शो होगा? पूरे शहर में आइए, लोगों से मिलिए, मुलाकातें करिए, जभी तो लोग आपको अपना समझेंगे। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा सारे लोगों को। सबका साथ सबका विकास की बात होती है, लेकिन सबका विश्वास नहीं होता ना, सबका विकास होता है। साथ तो सारे लोग आए जाते हैं। आपने नूर महल की बात की। अब भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी एक दीवार बचाने के लिए, दूसरे की एक दीवार गिराने के लिए अपना पूरा घर ढाने को तैयार हैं। तो समझते सब हैं, बस फ़र्क इतना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज़म खान रामपुर के लिए थे, रामपुर के लिए हैं और रामपुर के लिए ही रहेंगे। पिछले 8 साल में आपने देखा कि रामपुर में क्या क्या काम हुए। तो रामपुर में अहम मुद्दा क्या है? मेन चुनाव रामपुर में अहम मुद्दा है विकास का, भाईचारे का। भाईचारा कायम रहे, विकास अपने आप होगा, हमारा ऐसा मानना है। धन्यवाद। ये रामपुर के लोग हैं जिन्होंने राय दी है रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। और ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए TV9 डिजिटल से। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9। आपने गुलजार की रिपोर्ट रामपुर से देख ली। ये तो बात थी मैनपुरी और रामपुर, यानी मैनपुरी जो मुलायम सिंह के जाने के बाद सीट खाली हुई और एक रामपुर जो आजम खां की विधायकी जाने के बाद सीट खाली हुई। ये दोनों गढ़ सपा के थे। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर खतौली। मुजफ्फरनगर खतौली की इसलिए बात क्योंकि यहां पे जो चुनाव हो रहा है वो बीजेपी प्रत्याशी की विधायकी जाने के बाद हो रहा है, लेकिन यहां पे सपा नहीं लड़ रही है। यहां से जो प्रत्याशी हैं वो आरएलडी के हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है। आरएलडी के पास इसलिए क्योंकि जब विधानसभा चुनाव जब संपन्न हुआ उसके बाद ये लगा कि आरएलडी और सपा में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले सपा ने कह दिया कि ये जो सीट है ये आरएलडी के पास थी जब हमारा सीटों का बंटवारा हुआ था, तो इस बार जो प्रत्याशी होगा वो आरएलडी का ही होगा। यानी जो सपा का प्रत्याशी है यानी वो गठबंधन का प्रत्याशी है, आरएलडी का प्रत्याशी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का प्रत्याशी है। तो क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर के खतौली के वोटर, एक बार हम अर्पित पवार की रिपोर्ट खतौली से देखते हैं। आज हम पहुंचे हैं खतौली विधानसभा के उपचुनाव में, गांव अंतवाड़ा। आइए इनसे पूछते हैं इस चुनाव में इनके क्या क्या मुद्दे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजू लंबरदार। आपके क्या क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? मेरे मुद्दे ये हैं जी कि 4 बीघे ज्वार बोई थी जी, हम तो एक बोझ उसमें से काट के लाए नहीं, सबको बिजार खा गए। दूसरी बात, हम इस सरकार को चाहते नहीं, अब चाहते न बाद में चाहते। अगर ये इन बिजारों का, गाँव का इंतजाम करें तो हम इन्हें वोट देने को तैयार हैं, बाकी है नहीं। ये हमारा मुद्दा है। क्या नाम है जी? सुबह सिंह जी। आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे नुकसान ये करते हैं जी बाजार, रात जितनी फसल है सब फसल नष्ट हो रही। उसके बाद हम काश्तकार मजबूर है, हम क्या करें? जब हमारी नष्ट हो जाएगी फसल तो हम हमारा गुजारा कहाँ से होगा? हमें बहुत काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है जी। या इसका इंतजाम करवा सरकार जी तो ठीक है, और नहीं तो हम इनके साथ नहीं जी। आपका नाम? विजय बाजी। क्या चुनाव आपको? हमारे देखो यार खेत खाली पड़े बिल्कुल, उनमें कबाड़े खड़ा। चलो जाकर देखो खेत खाली पड़े बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं आता घर में। क्या फायदा सरकार का? इससे पहली सरकार अच्छी थी, इसका सरकार का कोई फायदा नहीं। हम तो दूसरे सरकार के जो है। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजवीर सिंह एडवोकेट। और यदि मुद्दे की बात आती है तो मुद्दे की बात ये है कि एक विधायक उपचुनाव में जो भी जीतेगा उससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इस बार जो हमारे पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी थे, 2 बार रह चुके वो
ऐसे कोई इनके घर की सरकार थोड़ी है कि यही बनेंगे। बीजेपी की सरकार ने, जो बीजेपी पार्टी ने बार बार इन्हीं को टिकट दिया रहा। अब की बार जो है, पहले 2 बार विधायक विक्रम सिंह रह गए, उसके बाद जो है इनकी मिसेज आ गई, तीसरी बार में इनके लड़के की उम्र होने वाली, वो आ जाएंगे। तो ऐसा कोई बीजेपी के लिए कोई नया चेहरा नहीं था यहाँ पे, देखिए दूसरे को लाते। बार बार ये बता रहे लोग कि मदन भैया बाहरी हैं। तो मेरा इस पर कहना ये है कि मदन भैया तो बाहरी हैं, लेकिन विक्रम सैनी भी तो बाहरी हैं। उनका गांव जो कवाल पड़ता है वो विधानसभा खतौली में नहीं पड़ के विधानसभा मीरापुर में है। वो विधानसभा आपके जो है लोनी या खेकड़ा है। मदन भैया बाहरी नहीं है, वो BHA लगाएं, यानी BA की जगह BHA भारी लगाएं, वो भारी है, बाहरी नहीं है। दूसरी बात, किसान लोग खड़े हैं, किसानों का आप यहाँ जंगल में खड़े हैं, कहीं भी देख ले, ऐसा कोई खेत खाली नहीं, ऐसा कोई खेत नहीं है जिसमें गाय और बिजारों ने नुकसान ना कर रखा हो। किसान कहाँ जाए? किसान जो है इस टाइम आंसू रो रहा है, पूरा आंसू रो रहा है, कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। हर खेत में गाय और बिजार बड़े हुए हैं। यदि उनको किसी कारणवश किसान काश्तकार उसकी अपनी रोकथाम के लिए कोई कटीले तार भी लगाने की कोशिश करता है तो उस पर भी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। क्या करेगा? एक और बात है, अभी कुछ समय पहले, 2 महीने पहले हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली पर कोई भी सवारी बैठकर नहीं चलेगी। बताइए, किसान का वाहन है, ट्रैक्टर ट्रॉली यूज करता है, अपनी कहीं रिश्तेदारी में मतलब मौत में जाता है, या कहीं मान लिया ऊपर आपके रैली हो रही, हर नेता रैली पब्लिक चाहता है, रैली में जाएगा। बस तो हमारे पास है नहीं, किसान के पास तो ट्रैक्टर ही है। ट्रैक्टर में 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी बैठा जाए, उसको पाबंदी होगी। और अभी हस्तिनापुर उधर बाढ़ आई थी, हमारे माननीय मंत्री जी खुद ट्रैक्टर ट्रॉली पे DM साहब और कप्तान साहब के साथ गए थे। उनका तो चालान नहीं हुआ, कि चालान होगा तो किसान का होगा, क्योंकि वो तो मंत्री है ना। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए हम लोग सरकार से परेशान हैं, और एक सीट से ना सरकार गिर रही और ना सरकार बन रही। इसलिए हमारा गांव तो 95% मदन भैया के साथ है। देखा आपने क्या क्या इनके मुद्दे हैं। मैं अर्पित कुमार, मुजफ्फरनगर, TV9। आपने ग्राउंड रिपोर्ट देख लिया मैनपुरी, रामपुर और खतौली से। अब इन सभी सीटों पे 5 दिसंबर को मतदान होंगे और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगा, और यह साफ हो जाएगा कि जो इस बार सियासी रण है उपचुनाव का, वो कौन जीतेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।